और इस बार जैसा कि मैंने कहा 18 प्लस क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे एग्जामिनेशन में। 11 प्रश्नों से 13 प्रश्न, 13 प्रश्नों से 15 प्रश्न और 15 प्रश्नों से 18 प्रश्न, इस बार 18 प्लस। तो ये बात तो श्योर है कि विज्ञान को छोड़कर सिलेक्शन के बारे में सोचना बहुत ही कठिन है। और मेरा तो यही मानना है कि अगर इन क्वेश्चंस को छोड़कर अगर आप एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को इस बड़ी रेस से बाहर कर रहे हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आखिर नॉन साइंस बैकग्राउंड के एस्पायरेंट ने आखिर ये बात क्यों सोची कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को छोड़ दें। आप सभी जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी आज के दौर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक में पहला नाम जिस चीज़ का आता है वो बायोटेक का है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस में। आज इस एक वीडियो में हम लोग एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करेंगे और वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूपीएससी के साथ संबंध और इसका महत्व। आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है उन एस्पायरेंट्स के लिए जो यूपीएससी 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहता कि आज का ये जो समय है, आज का ये जो दौर है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आज की जनरेशन्स गुजर रही हैं, ये एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दौर है, मीन्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है। बहुत ही तेज़ी से रैपिडली हम इसमें चेंजेस देखते हैं, बहुत ही तेज़ी से बदलाव देखते हैं। और ये एक ऐसा विषय है जो पिछले कई वर्षों से यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में एक बहुत ही अहम रोल निभा रहा है। लेकिन आज भी ये विषय वो है जिसे अक्सर एस्पायरेंट बहुत ही लाइटली टैकल करते हैं और अंत में यही सिलेक्शन के बीच खड़ा हो जाता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बदलते हुए यूपीएससी के ट्रेंड और उसके अनुसार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के महत्व पर चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है रामेंद्र प्रताप सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दृष्टि आईएएस की इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि साइंस एंड टेक आखिर पिछले कई वर्षों से किस तरह से पैटर्न के बदलते हुए भाग में एक अहम रोल की तरीके से उभर कर आया है। वैसे तो हमेशा से साइंस एंड टेक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन फिर भी पिछले 3-4 सालों से यूपीएससी की परीक्षा में सिलेक्शन के लिए ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। आप जानते ही होंगे कि अगर हम इस बार की परीक्षा की बात करें यानी 2026 की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन से 18 प्लस क्वेश्चंस हैं। और अगर 18 प्लस क्वेश्चंस हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो का उद्देश्य केवल ये बताना नहीं है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कितने क्वेश्चंस आते हैं, या फिर ये कहना कि 15 से 18 क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम सिर्फ इस बात को नहीं करेंगे, हम इस बात को भी समझेंगे कि आखिर एस्पायरेंट्स क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अगर मैं आपसे शुरुआत करूं इस बात से कि पिछले कई सालों में हमने क्या ट्रेंड फॉलो किया है, आखिर हमारी अपनी यूपीएससी की प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक ने किस तरह से अपनी अहम भूमिका निभाई है, तो हम शुरुआत इसी बात से करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी बात को ऑब्जर्व करेंगे और अगर हम इस बात को देखें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो सेक्शन है वो अपने ट्रेंड एनालिसिस में कैसे फॉलोअप हुआ है। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं 11% से लेकर के 15% के बीच में है। 11% टू 15%, इस बात का सीधा मतलब है कि 15 क्वेश्चन तो आने ही हैं, 15 क्वेश्चन तो आने ही हैं। और अगर बात 15 क्वेश्चन की है तो ये बहुत अहम हो जाता है। ऐसा क्यों? चलो पहले हम इस बारे में सोचकर देखते हैं कि एक तरीका ये भी हो सकता है कि क्यों ना जो स्टूडेंट्स या जो एस्पायरेंट्स साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं उन्हें अक्सर इस सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी होती है। और ऐसा हो सकता है कि कुछ एस्पायरेंट्स का ये मानना हो कि चलिए हम एक काम करते हैं, साइंस के क्वेश्चंस को हम छोड़ देते हैं और बाकी क्वेश्चंस पे अपनी पकड़ बनाते हैं, यानी बाकी सब्जेक्ट्स को हम बेहतर कर लेते हैं और सिलेक्शन की तरफ जाते हैं। लेकिन आप एक बात बताओ, आप जानते हो कि अगर प्रीलिम्स में हमारे सामने 100 क्वेश्चंस हैं और अगर 100 क्वेश्चंस में एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहले ही इसमें से 15 क्वेश्चंस को हटा दिया और उसने कहा कि हम इन 15 क्वेश्चंस पर काम नहीं करेंगे, हम बाकियों पर काम करेंगे। तो चलो एक हाइपोथेटिकल थॉट पर मान लेते हैं कि 15 क्वेश्चन हटा दो, यानी कि अब आपका सारा खेल कितने क्वेश्चंस का चल रहा होगा? 85 क्वेश्चंस का चल रहा होगा। अब आप मुझे ये बताओ, यूपीएससी की प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड जो रखते हैं वो है 45 क्वेश्चंस का। अगर आपने 45 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं ऑल करेक्ट, तो
तो ऑब्वियस है कि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बिल्कुल सही पड़ाव पर होंगे। और अगर ऐसा है तो फिर इस बात को समझना ज़रूरी है कि दो तरह के एस्पायरेंट एग्जामिनेशन में बैठे हैं। एक ऐसा एस्पायरेंट जो 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके 45 करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और एक ऐसा स्टूडेंट जो 85 क्वेश्चंस में से 45 करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एंड द मैथ इज़ वेरी सिंपल। आप जानते हैं कि अगर हम इन दोनों बातों को देखें तो प्रोबेबिलिटी, किस बात की संभावना ज़्यादा है, तो एक ऐसा एस्पायरेंट जो 100 में से 45 करने में स्ट्रगल कर रहा है, द एस्पायरेंट्स आर स्ट्रगलिंग ऑन दिस सेशन, तो ऑब्वियस है कि 100 में से 45 क्वेश्चन अगर करना कठिन हो जाता है तो फिर 85 में से 45 क्वेश्चन करना तो और टफ होगा, प्रोबेबिलिटी और क्षमता और घटेगी। और यही वजह है कि अगर हम चाहें भी इसको इग्नोर करना तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्शन के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, लेकिन आज भी बहुत सारे एस्पायरेंट यही गलती कर रहे हैं कि वो इसके क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं और बाकियों पर अपने ट्रेंड को फॉलो करते हैं। क्लियर है? लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि ये बहुत ही कठिन है, यानी कि साइंस के क्वेश्चंस को साथ रखकर ही हम अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। और इसीलिए हम देखेंगे कि अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, जैसे हम 2018 से लेकर 2025 तक की बात कर रहे हैं, अगर हम 2018 की बात करें तो हमारे सामने 10% क्वेश्चन साइंस एंड टेक का था, चलिए कम था। 19 की अगर हम लोग बात करें तो 19 में ये बढ़कर हो गया था 12%। इसके बाद हम 20 की बात कर रहे हैं तो ये हो गया था 15%। इसके बाद हम 21 की बात कर रहे हैं तो 13%, अगेन 13%। अगर हम 23 की बात करें तो 11%, 24 की बात करें तो 11%, बट इन 25 अगेन 15%। क्लियर है? इसका मतलब है कि ये थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा है, लेकिन 15 क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड तो ये मेंटेन करता है, 15% पार्ट तो ये मेंटेन करता है। और इस बार जैसा कि मैंने कहा 18+ क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये बात तो श्योर है कि विज्ञान को छोड़कर सिलेक्शन के बारे में सोचना बहुत ही कठिन है। और मेरा तो यही मानना है कि अगर इन क्वेश्चंस को छोड़कर अगर आप एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को इस बड़ी रेस से बाहर कर रहे हैं। इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आखिर नॉन साइंस बैकग्राउंड के एस्पायरेंट ने आखिर ये बात क्यों सोची कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को छोड़ दें। उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि कई बार एस्पायरेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर करने का प्रयास तो करता है, लेकिन वो इसके सारे सिलेबस को समझने में बड़ी दिक्कत फेस करते हैं, और साथ ही साथ ये समझना बड़ा मुश्किल होता है कि हमें किस क्राइटेरिया को पढ़ना पड़ेगा और वहां से हमें यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेंगे। यानी वो जो एक हमें मैप बनाना होता है, एक बाउंड्री खींचनी होती है कि ये वो दायरा है जिसके अंदर हमें पढ़ना और समझना होगा और हमें यूपीएससी में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये भी एक कठिन बात है, और यही वजह है कि उस कठिनाई को आज हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं चलिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। इसीलिए अगर हम इस बार के पेपर को देखें तो मैं बड़ा डिटेल में आपसे ये बातें डिस्कस करने वाला हूं आज के इस वीडियो में कि आखिर हमारा ये जो पेपर रहा है 26 का जो पेपर रहा है और उसमें 18+ क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, ये कहाँ से आए हुए हैं। अगर एक बार आप टॉपिक समझ जाएंगे तो शायद चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। तो देखिए, मैं बड़ा डिटेल में आपको ये बात बताने वाला हूँ कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से था। आप जानते हैं सुपर कंप्यूटर की कहानी अब एक कुछ पिछले पायदान पर पहुंच चुकी है और नई तकनीक जो हमारे सामने है वो क्वांटम कंप्यूटर है। भारत ने 2023 में अपना एक नेशनल क्वांटम मिशन स्टार्ट किया है और उसके तहत हम लगातार 2031 तक में हमने काफ़ी सारे टारगेट्स रखे हैं क्वांटम कंप्यूटर के विकास को लेकर के। और यही वजह है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। पहले भी यूपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। अगेन आया सेम जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। आप सभी जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी आज के दौर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक में पहला नाम जिस चीज़ का आता है वो बायोटेक का है। और बायोटेक में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इंडिया के उद्देश्य पर है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, आप जानते ही हैं दुनिया में डेटा को सिक्योर करने के लिए बहुत ही खास तकनीक ब्लॉकचेन, जिस पर हमारी क्रिप्टो करेंसी काम करती है, दुनिया की सबसे सेफ तकनीक मानी गई है। आजकल भारत में भी इसकी उपयोगिता पर
काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत में भी कंपनीज अपने डेटा को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करें। अगेन हमारे बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है जो कि जीन थेरेपी है, यानी कि कई सारी अनुवांशिक बीमारियों का इलाज भी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ढूंढा जा रहा है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है स्टील्थ टेक्नोलॉजी। आजकल आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह के हालात जो है इंडिया और वर्ल्ड में बने हुए हैं, कोई भी देश कभी भी किसी देश से लड़ने लगता है, युद्ध की क्षमताएं विकसित करने पर बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टील्थ टेक्नोलॉजी उसमें एक अहम भूमिका निभाती है। आप जानते ही हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि किसी भी मिसाइल का या किसी भी एयरक्राफ्ट का रडार की पकड़ में ना आना। भारत भी इसका विकास कर रहा है और धीरे धीरे हम इस पर सफलता भी पा रहे हैं। चूंकि ये करंट अफेयर्स में लेटेस्ट है और डिफेंस से रिलेट करता है और आजकल वर्ल्ड में डिफेंस की तकनीक पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो करंट अफेयर्स और हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों यहाँ पर है। सुदर्शन चक्र आप जानते ही हैं, जब से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में फिर से कुछ खटास आई है, बहुत ज़रूरी माना जाता है कि हमें भी एक सुदर्शन चक्र बनाना चाहिए। जिस तरह से आयरन डोम का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह से भारत भी बनाना चाहता है सुदर्शन चक्र। ऑलरेडी इस पर काम चल रहा है। तो ये भी हमारे डिफेंस का, करंट अफेयर्स का मुद्दा बन गया। एआई इम्पैक्ट समिट आप जानते हैं कि भारत ने इस पर बहुत ही अहम रोल निभाया और भारत में ये समिट हुआ। तो सीधी सी बात है, यूपीएससी हमेशा उस प्रश्न को तो पूछता ही है जो विज्ञान का भी हो और करंट अफेयर्स का भी हो। एआई समिट इसी का एक प्रश्न का भाग था। समुद्रयान मिशन करंट अफेयर्स का हिस्सा है, समुद्र की गहराइयों में जीवन की नई तलाश। ऐसे ही एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूपीएससी का दूसरा सबसे पसंदीदा जो टॉपिक होता है वो एआई आईटीएन कंप्यूटर्स होता है, और वहीं पर आपका एलएलएम आता है, क्योंकि इस बार के एआई समिट के माध्यम से इस पर भी काफ़ी बदलाव देखे जा रहे हैं। ऐसा ही अगला क्वेश्चन हमें मिला फिर से डिफेंस को लेकर के। तो देखिए डिफेंस को लेकर के हमारे पास 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये वाला भी डिफेंस का। उसके बाद ब्लैक बॉक्स। आप जानते हैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले के बाद ब्लैक बॉक्स की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हुई। वैसे तो जब भी कोई मानव युक्त यान किसी भी तरह की तकनीक या नुकसान में जाता है, तो ब्लैक बॉक्स ही एक उपाय है जो कारण का पता करता है कि आखिर इस घटना के पीछे मुख्य कारण क्या है। अभी ये चर्चा में रहा, इसलिए इसकी उपयोगिता पर बात हो रही है। अगर हम ड्रोन या जीपीएस स्पूफिंग की बात करें तो ये फिर से हमारी डिफेंस पर आता है, क्योंकि आप जानते हैं आने वाले भविष्य में युद्ध अगर लड़े जाएंगे तो ये मानव क्षमता पर नहीं होंगे, ये ड्रोन पर होंगे, और ड्रोन इसीलिए बहुत ही विकासशील तकनीक है। ऐसे ही ध्रुव 64। आजकल भारत भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत उन्नत कार्य कर रहा है, और उसी में से ध्रुव 64 एक ऐसी चिप है जिसने कि भारत में सेमीकंडक्टर के विकास पर एक अहम योगदान निभाया है। इसीलिए भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट पर भी क्वेश्चन है, यानी करंट अफेयर्स और बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों का मिला जुला क्वेश्चन है। भारत के निजीकरण कार्यक्रम। आप जानते हैं जब से भारत में शांति बिल पास हुआ है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन के रोल को फॉलो करता है कि यहाँ पर हम प्राइवेटाइजेशन भी करना चाह रहे हैं, तब से भारत के अंतरिक्ष में भी निजीकरण की चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। और आप जानते हैं कि कई सारी ऑर्गेनाइजेशन और सब्सिडरीज धीरे धीरे ओपन की जा रही हैं। आप आजकल देख ही रहे हैं नया स्टार्टअप जिसने विक्रम नाम के रॉकेट को बनाया, बड़ी ही चर्चा का विषय बना हुआ है, यानी करंट अफेयर्स के मुद्दे पर। रेयर अर्थ एलिमेंट। कहा ऐसा जा रहा है आज के समय में कि भविष्य में जो झगड़ा है, जैसे आजकल हम झगड़ते किस बात पर हैं, भोजन के लिए, पानी के लिए, या फिर किसी देश के बीच में किसी ईंधन के लिए यानी ऊर्जा के लिए, अगले जो भविष्य में युद्ध होंगे वो रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए होंगे, क्योंकि इन्हीं की मदद से दुनिया के ज़्यादातर संसाधन विकसित किए जाते हैं। अगला है हरित हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। करंट अफेयर्स और बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों को फॉलो करता है। और अगला है क्वांटम टनलिंग के लिए नोबेल पुरस्कार, जो कि करंट अफेयर्स का पार्ट रहा है। यानी कि ये वो सभी क्षेत्र हैं जहां से क्वेश्चन आए हैं। आप ये समझ पा रहे होंगे कि इन सारी बातों को पढ़कर एक बात तो दिमाग में क्लियर हो जाती है कि यूपीएससी की परीक्षा जब प्रश्न पूछती है तो दोनों तरह के प्रश्न होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी और करंट अफेयर्स पर भी। और आप ये बात जानते हैं कि विज्ञान और तकनीक के अंतर्गत अगर आपको करंट अफेयर्स की बेहतर समझ को विकसित करना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपकी आधारभूत बातें क्लियर नहीं होंगी तो फिर आप आगे की बात को भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए यूपीएससी की परीक्षा का पहला पड़ाव माना जाता है एनसीईआरटी को पढ़कर आना।
ये बड़ा ही कंट्रोवर्सी का विषय रहा, क्योंकि इस बार ज़्यादातर एस्पायरेंट ने देखा कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस में कहीं पर भी एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब आप ये सब देखेंगे कि ये करंट अफेयर्स हैं, ये न्यूज़पेपर में रहे हैं, तो न्यूज़पेपर की उन बातों को समझने का आधार कैसे विकसित होगा, तो वो तो हमारी मूलभूत बातों से ही विकसित होगा। ठीक है, बातें कुछ भी होती रहें, हमारी तैयारी में बेहद अहम रोल निभाता है हमारी एनसीईआरटी यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये अहम रोल निभाना बहुत ज़रूरी है और हर एक एस्पायरेंट को इसे पढ़ना भी ज़रूरी है। यानी हमें फोकस करना होगा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर और फिर करंट अफेयर्स की तकनीकों पर। क्लियर है? आज के इस वीडियो का उद्देश्य आपको ये बताना तो है ही कि आखिर साइंस एंड टेक किस तरह से अहम रोल निभा रहा है, लेकिन ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि आखिर आप अपनी तैयारी को बेहतर कैसे करेंगे। तो इस तैयारी को बेहतर करने के लिए दृष्टि आईएएस आपके लिए कुछ खास कर रहा है और उस पर अब हम चर्चा करेंगे। आज हम दृष्टि आईएएस की तरफ से आप सभी के लिए लाए जाने वाले एक खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं और ये खास विषय है आप सभी के लिए एक नई सीरीज। ये एक ऐसी नई सीरीज है जो आपकी यूपीएससी 2027 की विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समस्या को सॉल्व करने के लिए है और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसका फोकस है यूपीएससी 2027। यहाँ पर एवरी सैटरडे और संडे 8 बजे आपको इसी चैनल पर एक वीडियो मिलेगा और ये वीडियो आपकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समझ को विकसित करने के काम आएगा। इस पूरी सीरीज का उद्देश्य ये है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए जाएं और करंट अफेयर्स को भी अपडेट किया जाए। जो भी नज़दीकी समय में खास विषय रहे हैं, हम दोनों पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये सीरीज आपकी दोनों चीज़ों को विकसित करने के लिए है, बेसिक कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर्स, और साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, एस्पायरेंट्स की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये सीरीज लॉन्च की है। इसके अंतर्गत हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। हर विषय को आसानी और गहनता से समझाया जाएगा। पिछले वर्षों के प्रश्नों की भी विस्तृत चर्चा करेंगे, यानी पीवाईक्यूज के ट्रेंड को फॉलो करेंगे और समसामयिक घटनाओं से जुड़ी हुई तैयारी, करंट अफेयर्स पर भी फोकस करेंगे और यूपीएससी की परीक्षा के मांग के अनुसार हम लोग बात करेंगे कि यूपीएससी के बदलते हुए ट्रेंड में अगर हम जी रहे हैं साइंटिफिक एरा में, तो यूपीएससी भी साइंटिफिक एरा के क्वेश्चन तो ज़रूर पूछेगा। सिलेक्शन को अगर बेहतर बनाना है तो उसके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर काम तो करना पड़ेगा और उसी के लिए दृष्टि आईएएस आप सबके लिए ये सीरीज लेकर आ रहा है। अब ये सवाल है कि आखिर इस सीरीज में हम क्या कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि इसमें दिया गया है, हम लोग सारे विषयों पर चर्चा करेंगे जिसमें मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर्स दोनों होंगे। एक बार मैं आपको टॉपिक भी दिखाना चाहूंगा कि हम किन किन टॉपिक्स पर अपने इस सीरीज के अंतर्गत चर्चा करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर चर्चा जो करेंगे उसमें सबसे पहले हमारी ऑर्बिटल मैकेनिक्स है, यानी कि कक्षीय यांत्रिकी है, यानी पृथ्वी के बाहर की कक्षाएं जिनमें सैटेलाइट लगाए जाते हैं, एलईओ, एमईओ, जीईओ और आपकी सूर्य समकालिक कक्षाएं, साथ में आपकी भूस्थैतिक कक्षाएं और भूसमकालिक कक्षाएं। साथ ही हम लोग यहाँ पर लॉन्च व्हीकल यानी हमारे प्रक्षेपण यानों के बारे में भी बात करेंगे, जिसके अंतर्गत आपका पीएसएलवी, जीएसएलवी मार्क 3, एसएसएलवी और ईंधन के चरणों पर बात करेंगे कि आखिर हमारे रॉकेट में ठोस, द्रव और क्रायोजेनिक ईंधन की क्या तकनीकें हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इन्हीं सबसे जुड़े हुए करंट अफेयर्स पर भी बात हो जाएगी। इसरो के प्रमुख मिशंस पर चर्चा, जैसे कि गगनयान भविष्य का मिशन है, बहुत ही ज़्यादा डिजायरेबल है, यानी हमें इंतज़ार है इसरो कब इसे करेगा और अपनी सफलता के परचम लहराएगा। आदित्य L1 जो हमने किया, बहुत ही शानदार मिशन। चंद्रयान 3 भारत का सबसे सफल आज तक का पहला मिशन रहा। उपग्रह नेविगेशन प्रणाली, भारत ने अपना नेविगेशन सिस्टम नाविक तैयार किया, उस पर चर्चा करेंगे, यानी नाविक और जीपीएस प्रणाली पर भी हमारी चर्चा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रक्षेपणीय खगोलीय विज्ञान। आजकल इस पर भी एग्जामिनेशन यानी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, ये एक ऐसा भाग है जो कुछ हिस्सा आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, जिसमें ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ज्योग्राफी के बाद विज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ मुद्दे अहम हो जाते हैं और कई बार एस्पायरेंट से ये टॉपिक छूट जाते हैं। हम उसे भी कवर करने वाले हैं, जैसे अमेरिका का जेम्स वेब टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप, भारत का एक्सपोसैट, एक्सरे पोलरीमीटर ब्लैक होल अध्ययन,
खगोलीय पिंड जैसे कि पल्सर, मैग्नेटार, क्वासर, निहारिकाएं यानी कि नेब्यूला और तारों के जीवन चक्र पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये कुछ अहम मुद्दे हैं जो कि ब्रह्मांड के विकास और ब्रह्मांड की स्थितियों को उजागर करते हैं। यही वो टॉपिक है जिनको अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं, बट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आगे आता है हमारा अपना फेवरेट टॉपिक जो बायोटेक का है, यानी कि जीनोमिक इंजीनियरिंग पर बात करेंगे, जैसे कि क्रिस्पर कैस9, बेस एडिटिंग। ये बड़े ही खास विषय हैं। क्रिस्पर कैस9, बेस एडिटिंग, जीनोम इंडिया परियोजना करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम इन पर चर्चा करेंगे। सहायक जनन प्रौद्योगिकी पर बात करेंगे, और ये सब आज के समय में दुनिया में बहुत फेमस हो रखे हैं, जैसे कि 3 पेरेंट बेबी है, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इनमें से कुछ तकनीकें जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी भारत में उपलब्ध नहीं है, लेकिन अमेरिका में उपलब्ध है। अनडाउटली आज नहीं तो कल इसकी उपयोगिता अगर बेहतर साबित होती है तो भारत में भी आपको मिलेगा, इसीलिए बहुत ही अहम मुद्दा बन जाता है। ऐसे ही हम देखेंगे वैक्सीन प्लेटफॉर्म, आजकल बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय है हमारी साइंस का। वैक्सीन खासकर कोरोना के बाद, जैसे कि mRNA वैक्सीनेशन एक नई तकनीक, वायरल वेक्टर वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, निष्क्रिय वैक्सीन, सूक्ष्म जीव विज्ञान और जूनोटिक डिजीज। कोरोना काल के बाद ये एक नया शब्द हमारे सामने आया है, जूनोटिक डिजीज, जैसे कि निपाह, जीका वायरस और इबोला। हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये मुद्दा क्या है, क्योंकि 2030 के बाद भारत में एक नई हेल्थ पॉलिसी लॉन्च होने वाली है, जिसका नाम है वन हेल्थ वन अप्रोच पॉलिसी, यानी वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी। और ये जो है वो इसी जूनोटिक डिजीज के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। तो आखिर ये क्या है, इसके महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग अपने वीडियो में इस पर भी चर्चा करेंगे। अगला है प्रतिजैविक प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के तंत्र, जैसे कि आजकल एक समस्या है कि दवाएं बीमारियों पर असर नहीं कर रही हैं, इसी को कहते हैं हम लोग सुपर बग। वैसे ही वैज्ञानिक स्वास्थ्य के ढांचे, दुनिया भर में किस तरह के स्वास्थ्य के ढांचे पर विकास चल रहा है। आगे हम बात करेंगे अनुवांशिक रोग, जो कि बायोटेक के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यूपीएससी इन सभी पर प्रश्न बना चुकी है और निरंतर बनाती है, जैसे कि बीटी कपास, जीएम सरसों, जीईएसी की नियामक भूमिका, जैव उपचार, पर्यावरणीय सफाई हेतु सूक्ष्म जीवों का उपयोग, ऑयल जैपर, बायो फिल्टर्स, इन सभी पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है हमारा एआई, यूपीएससी का दूसरा सबसे पसंदीदा टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे जेनरेटिव एआई के बारे में, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसका एक क्वेश्चन आपको इस बार भी मिला और पहले भी, और आगे भी ये जरूर मिलेंगे आपको। डीप फेक आजकल बड़ी ही चर्चा का विषय बना हुआ है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में अंतर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एआई का। क्वांटम मैकेनिक्स जो कि सबसे खास है, यानी कि क्यूबिट क्या है, क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है, और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन क्या है। क्योंकि ये मिशन 2031 तक चलने वाला है, प्रश्न इस साल भी मिला और प्रश्न आगे के वर्षों में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ हमारे सामने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे वितरित लेजर प्रौद्योगिकी, यानी कि हमारी लेजर टेक्नोलॉजीज जो हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन, सीबीडीसी भारत का डिजिटल रुपया है ये, क्रिप्टो करेंसी, वेब का विकास जैसे कि वेब 3.0 और मेटावर्स, संवादित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता, ये हमारे 5G की सबसे इंपॉर्टेंट तकनीकों में से एक हैं जो लॉन्च हो रही हैं। रोबोटिक्स यूपीएससी का एक अहम टॉपिक है, एक दो प्रश्न यहाँ से बनते रहते हैं, जैसे कि ड्रोन का सिद्धांत आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है नियामक श्रेणियों पर बात करना, और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यानी औद्योगिक स्वचालन, यानी रोबोट्स का इंडस्ट्रीज में उपयोग। इस पे बाद हम चर्चा करेंगे हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था। संपूर्ण विश्व और भारत लगातार प्रयास कर रहा है अपने यहाँ कार्बन के उत्पादन को कम करने और पृथ्वी के वातावरण को शुद्ध करने और बेहतर करने, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसीलिए आज के समय में ये टॉपिक बहुत खास है। लगातार परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, जैसे हाइड्रोजन की अर्थव्यवस्था, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ब्लू हाइड्रोजन क्या है, फ्यूल सेल तकनीक क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है नवीकरणीय प्रौद्योगिकी, यानी कि सौर, फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय, पहले पीढ़ी से लेकर चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन, जैसे अभी नितिन गडकरी जी ने अभी 2 दिनों पहले ही एक नया रोल प्ले किया है और उसमें कहा कि अब हम पेट्रोल में जैसे कि एथेनॉल मिला रहे हैं,
वैसे ही हम डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाएंगे। ये जो आइसोब्यूटेनॉल है वो क्या है? एक जैव ईंधन है। तो कितना अहम मुद्दा है, लेकिन पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा और फिर करंट अफेयर्स की बात समझ आएगी। इसके बाद आता है कि बैटरीज। अनडाउटली आप जानते हैं कि बैटरीज पर खूब बड़ा परिवर्तन हो रहा है। लिथियम आयन बैटरीज भारत में विकसित हैं, लेकिन हम सॉलिड स्टेट बैटरी और सोडियम आयन बैटरी पर भी कार्यरत हैं। आने वाले भविष्य में हम इस पर बहुत बेहतर तकनीकें लेकर आएंगे। अगला है आपका नाभिकीय विज्ञान यानी कि न्यूक्लियर साइंस। जैसे कि आप जानते हैं ITER प्रोजेक्ट, जिसका भारत भी भागीदार है, न्यूक्लियर प्रौद्योगिकी में बढ़ोतरी। और अभी इसी साल फरवरी में भारत ने तय किया अपने लिए भविष्य का रास्ता बेहतर कर लिया। कैसे? क्योंकि भारत ने थोरियम से न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने पर कुछ नए कदम पाए हैं और कुछ नए विकास को पाया है। तो आने वाले समय में ये परिवर्तन बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है भारत का त्रिचरणीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम। इसी साल फरवरी में, जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, भारत ने इसके दूसरे चरण को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है और अब हम तीसरे और आखिरी आत्मनिर्भर भारत के चरण की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे ही डिफेंस आजकल बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आपने देखा 4 से 5 क्वेश्चन इस बार मिले आपको। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक वाहन जिस पर भारत कार्य कर रहा है, अग्नि 6 पर, स्वदेशी प्रणालियां जैसे कि अग्नि और ब्रह्मोस, हम इन दोनों पर बहुत आगे विकास कर रहे हैं। नैनो प्रौद्योगिकी हमारी भविष्य की तकनीक है, विकासशील क्रम में है अभी के समय पर, लेकिन इसकी निरंतर उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन में साबित हो रही है। तो नैनो प्रौद्योगिकी पर, जैसे कि ग्रेफीन क्या है, कार्बन नैनो ट्यूब क्या है, नैनो कण क्या है, इनके गुण और बहुक्षेत्रीय अनुप्रयोग क्या हैं, इन सभी पर हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारे यूपीएससी के वो सबसे अहम टॉपिक्स हैं जिस पर हम अपनी इस सीरीज पर बात करेंगे। तो मैं आपके लिए ये जो सीरीज लेकर आ रहा हूँ दृष्टि IAS चैनल पर, यहाँ पर हम लोग हर उस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे जिस पर यूपीएससी क्वेश्चन बनाना हमेशा पसंद करता है। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। साइंस एंड टेक को कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, उसके दायरे क्या रहेंगे और करंट अफेयर्स को कैसे अपडेट करें, ये सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको इन वीडियोस के तहत मिलने वाला है। तो आप सभी के लिए दृष्टि IAS की ओर से मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ प्रज्ञान सीरीज, जो कि आपके यूपीएससी 2027 को टारगेट करने के उद्देश्य से बनाई गई है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के यूपीएससी में महत्व, जो कि बदलते हुए ट्रेंड में एक अहम भूमिका निभा रहा है, आप इसको समझ पा रहे होंगे। 11 प्रश्नों से 13 प्रश्न, 13 प्रश्नों से 15 प्रश्न और 15 प्रश्नों से 18 प्रश्न, इस बार 18+। ऑब्वियस है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है ये। लेकिन हम इस सीरीज के माध्यम से आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के डर और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई समस्याओं को सब कुछ सॉल्व करेंगे, करंट अफेयर्स और बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों को क्लियर करते हुए। तो बने रहिए आप इस वीडियो में, और आगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भी चीज़ें इस सीरीज में लेकर आएंगे उन्हें आप ज़रूर कनेक्ट करें और जुड़े रहें दृष्टि IAS फैमिली के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।